नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द सुनो सुनाओ दिल की बात, जिसमें हम लोग बात करते हैं मिडिल क्लास लोगों की, मिडिल क्लास द्वारा। और ये एक आज हम लोग जिनसे बात करने वाले हैं वो ना सिर्फ लाइफ कोच हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, बल्कि एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हैं। तो ये तीनों कॉम्बिनेशंस को हमारी लाइफ में या किसी इंडिविजुअल की लाइफ में किस तरह से वो बेहतर कर सकता है, किस तरह से वो उसमें सपोर्ट कर सकता है, और कैसे वो हमारी लाइफ में मदद कर सकता है आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि आज की तारीख में हम लोग फ्यूचर की तरफ बहुत देखते हैं और चाहते हैं कि पहले हमको पता लग जाए सब कुछ, लेकिन जब तक आज कोई काम नहीं करेंगे तब तक हमारा फ्यूचर नहीं संवरने वाला। तो आज हम बात कर रहे हैं गुंजन शर्मा से, जो एस्ट्रोलॉजी में भी हैं और लाइफ कोचिंग में भी हैं। सो नमस्कार गुंजन जी। और बहुत बहुत तीनों ही वेरिएशन वाली चीजें आप कर रही हैं, जहां पर कि मेरे को तो ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे दर्शक भी इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि लाइफ कोचिंग, एस्ट्रोलॉजी और लाइफ कोचिंग को तो हम लोग फिर भी थोड़ा नजदीक से देखते हैं, बट उसके बाद में एनएलपी, जिसमें कि हम लोग कहते हैं कि भाई आपको काम करना पड़ेगा अपने आप पे, उसमें करोगे तो मिलेगा। पर तो कैसे आप इन चीजों को देखते हैं और कैसे इंडिविजुअली इन सब के प्रिंसिपल किस तरह से हैं? देखिए, प्रॉब्लम्स हम जानते हैं आजकल सबकी लाइफ में है। हाँ। और रीजनिंग बड़ी अलग अलग है, लेकिन व्हेनेवर वी कम डाउन टू द मेन क्रक्स, इट इज ऑलवेज योर ब्रेन पैटर्न्स, बिल्कुल, द हैबिचुअल ट्रेट्स जो आपके डेवलप हुए हैं। हाँ। अब इनकी जब हम वजह ढूंढने जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सबसे पहली चीज जो है जिसके साथ हम आए हैं, दोज वर दी प्लेनेटरी पोजीशंस। कि जब हम पैदा हुए तो हमारे नेटल चार्ट में ये जितने ग्रह हैं ये कहाँ बैठे हुए थे, किसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कितना आया है, जिसकी वजह से ये पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं या चैलेंजेस हैं हमारी लाइफ में सरफेस किए हैं। एरियाज गिन के 4 ही होते हैं। अच्छा। फाइनेंस, प्रोफेशन, हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। बिल्कुल। घूम फिर के कहीं से भी जाइए आप, हाँ। यही 4 एरियाज निकल के आते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इन्हीं के ऊपर स्ट्रगल्स होते हैं। बिल्कुल। लेकिन किन ट्रेड्स की वजह से, किन लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से ये चीजें आ रही हैं और हमने ही क्यों वो अट्रैक्ट की है, इसके जवाब कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी आपको दे रही है। ओके। तो जब मैंने पहले लाइफ कोच का सर्टिफिकेशन लिया, एनएलपी का लिया, उसके बाद सडनली आई फेल्ट कि एस्ट्रोलॉजी क्या है समझा जाए, जिसमें मेरा बिलीव नहीं था इतना ज्यादा। अच्छा, ओके। तो जब वो समझना शुरू किया, आई ऑलवेज फेल्ट इट इज जस्ट प्रिडिक्शन लगाई जा रही है, बट दीज आर आल्सो कैलकुलेशंस। ये भी साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं जो प्लेनेटरी पोजीशंस पे हैं। तो जब वो पढ़ना और समझना शुरू किया तो सबसे पहले तो वो रीजनिंग मिली कि ये हुआ ही क्यों है, ऐसे चैलेंजेस आए ही क्यों हैं। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगती है वो जो हमारा ब्लेम गेम चल रहा है आजकल, कि ये इसकी वजह से मेरी लाइफ में ये हुआ, तो वो ब्लेम बड़ा अच्छा पास ऑन हो रहा है कि प्लैनेट की वजह से हो रहा है। अब उनको कहाँ से पकड़ेंगे और कहाँ पे उनको हम लोग पनिश करेंगे। आधे रिलेशन तो यहाँ सुधर गए कि तुमने नहीं किया है, ये मंगल ने किया है, सैटर्न ने किया है, राहु ने किया है, केतु ने किया है, उन पे चला जाता है। तो कम से कम मुझे लगता है वो सबसे पहली चीज आप में एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है। क्योंकि प्लैनेट आप पकड़ोगे नहीं, लेकिन प्लैनेट ने जो ट्रेड दे दिया उसका करेक्शन अब आपका काम हो गया है। तो यू विल स्टॉप एक्चुअली ब्लेमिंग द अदर पर्सन कि इसकी वजह से हो रहा है, और जो कि सच्चाई भी है। अगर हम आज की डेट में एनएलपी या लाइफ कोच की बात करते हैं तो ये वहीं पर वही चीजें हम समझा रहे हैं कि अगर हमारी रिलेशनशिप की डिस्टर्बेंसेस हैं, हमारे प्रोफेशन में डिस्टर्बेंसेस है, या किसी भी तरीके का हम ऐसा कोई चीज देख रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर जो एक पैटर्न में डेवलप हो गई है, बार बार सरफेस होती है, बार बार हम उसी चैलेंज के अंदर जा रहे हैं, तो ये चीजें हमें घूम फिर के बताती कि ट्रेट तो कोई आप ही कैरी कर रहे हो जिससे आप अट्रैक्ट करते हो उसको बार बार। कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से, जैसे एंगर इश्यूज हो जाते हैं, और कई बार अनवर्दीनेस की फीलिंग्स होती है फीमेल्स में, जो कि आजकल बहुत ज्यादा रही है। मतलब इस एरा की तो नहीं कहेंगे हम, इससे पहले तो जो डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कॉज बनी है, एंजाइटी और डिप्रेशन आजकल यंगस्टर्स में भी है, लेकिन पुरानी फीमेल्स में तो ज्यादातर है। रीजन वही पर्सनैलिटी ट्रेट्स रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का रोल मुझे लगता है कि जो सबसे पहले वो पोजीशंस देखकर आपको ये बताती है कि आपके चैलेंजेस के एरिया क्या है,
और उन एरियाज के साथ ऐसे कौन से बिहेवियरल ट्रेट्स आप लेके पैदा हुए हो जिनमें करेक्शंस की जरूरत है, नहीं तो वो इन चैलेंजेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, उन चीजों को एग्जैजरेट कर रहे हैं। यू आर गेटिंग सम बिहेवियर पैटर्न्स जो कि आपके प्लानिटरी पोजीशन से हैं। अगर आप उनको शुरू से ही समझ लेते हैं और फिर उसके ऊपर काम करने लग जाते हैं, तो वो आपको आगे आने वाली जो भी दिक्कतें हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनके लिए आपको तैयार कर देती है। बिल्कुल। और फिर आप उनको अच्छी तरह से डील कर सकते हैं और उनको उनसे आप एक तरह से काम कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो लाइफ कोचिंग को अगर हम बात करते हैं, इसके कौन से प्रिंसिपल हैं, अगर हम बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें, तो जिनके ऊपर लाइफ कोचिंग रिलाई करती है? लाइफ कोचिंग की हम बात करें, लाइफ कोचिंग कम्स डाउन टू द सेम थिंग कि जिन एरियाज की प्रॉब्लम है, ठीक है, whenever you confront a life coach, so you discuss the things which is happening in your life, जो भी कुछ हो रहा है वो आप करते हैं। उन्हीं ग्राउंड्स पे कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो उन चीजों को सरफेस आप ही से करवाते हैं कहीं ना कहीं, कि ये कौन से ट्रेट हैं जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को बार बार फ्रीक्वेंटली आपकी लाइफ में डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसमें वो आपके साथ में कहीं ना कहीं एक मेंटरशिप कह लीजिए या फिर एक सपोर्टिंग रोल में एक फैसिलिटेटर की तरह लाइफ कोच रखता है, जो उन चीजों से रिलेटेड घूम फिर के, अगर हम आते हैं, अगर लाइफ कोच में बात करते हैं, स्पेशली लिमिटिंग बिलीव्स को पकड़ना, आपकी एफर्मेशंस लिखवाना, क्योंकि आपको पता उससे चलता है उन क्वेश्चंस के थ्रू कि कौन सी ऐसी चीजें जो बिल्कुल डीप रूटेड पड़ी हुई है लाइफ के अंदर, जिनको हम शायद मानना भी नहीं चाहते, आपने कभी फेस भी नहीं किया है, आपको लग नहीं रहा। एंगर इश्यूज आज लोगों में होते हैं, दे हैव वेरी गुड जस्टिफिकेशन ऑफ इट कि ये हुआ तो क्या मैं रिएक्ट नहीं करता। लेकिन वहीं पर हम जाके पढ़ते हैं, जो कि एनएलपी और लाइफ कोच का पार्ट है, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हम करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि नहीं, वो एंगर इश्यूज हैं, आप बड़े जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं, बट द पॉइंट इज वो इमोशनल इंटेलिजेंस उसे हैंडल करके आपकी सिचुएशन को बेटर रिफॉर्म कर सकती थी। बिल्कुल। तो जैसे एंगर के लिए तो हम लोग बड़े प्यार से एक स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं कि भाई मैं दिल का बहुत अच्छा हूं, इसलिए जो है मेरे को गुस्सा ज्यादा आता है, या जिनको गुस्सा ज्यादा आता है इसका मतलब दिल के बड़े साफ हैं। तो ये भी एक तरीके से बिलीफ ही है जिसको हम लोग अपना कवर के लिए, मास्क के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और डेफिनेटली अगर हम लोग एंगर को मान लेते हैं, एंगर के साथ हैं या उनको जस्टिफाई नहीं कर रहे किसी तरीके से, देन वी कैन डील विद दैट कि यार एंगर अच्छा तो नहीं है, और डैमेज कर रहा है, आपको भी कर रहा है, अगले को भी कर रहा है, हेल्थ वाइज भी कर रहा है, हर तरीके से कर रहा है, हेल्थ वाइज कर रहा है, आपके रिलेशन वाइज कर रहा है, फाइनेंस वाइज कर रहा है, प्रोफेशन वाइज करता है। तो तीनों चीजों, चारों चीजों को वो करता है। तो लाइफ कोचिंग का जो सिद्धांत में चारों चीजें आते हैं, तो वो सारे तो डैमेज कर रहा है। तो उसको अगर आप डील कर लेते हैं अच्छे से, तो फिर आपकी लाइफ भी नॉर्मल हो जाती है। तो अगर इन चीजों को देखते हैं कि लाइफ कोचिंग भी होगी, एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेटरी पोजीशंस होगी जिनकी वजह से हम लोग देख रहे हैं, तो हाउ एनएलपी इन योर आइडिया किस तरह से इसमें हेल्प कर सकता है? सबसे पहले तो एनएलपी आई थिंक जो सेल्फ अवेयरनेस करवाता है उसका सबसे बड़ा टूल है। आज इंट्रोस्पेक्शन नहीं है लोगों के अंदर, बाहर तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा झांका जा रहा है कि मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है, या मेरा यहाँ फेलियर हो रहा है बार बार, या ये मुझे नहीं समझ पा रहा है। रीजनिंग पकड़ने के लिए कोई अंदर नहीं झांक रहा है। तो जैसे हम एक मेडिटेशन को भी बोलते हैं, उसी तरीके से एक प्रैक्टिकली साइंटिफिक आई थिंक जो टेक्निक हमारे सामने है, दैट इज एनएलपी, व्हिच इज एक्चुअली मेक यू एबल टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि आप कौन हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा हैं, और जिसका मैच ना बनने की वजह से हम उन पर्टिकुलर सिचुएशन या प्रॉब्लम्स को लोगों के साथ कन्फ्रंट कर रहे हैं। और स्पेशली मुझे लगता है जैसे आजकल मैरिजेस की भी हम बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स की हम बात करते हैं, तो उसमें सारी बॉन्डिंग, सारा अफेक्शन, सारी चीजें होते हुए भी डिस्टर्बेंसेस हैं। वो डिस्टर्बेंसेस कहाँ से हैं? वो डिस्टर्बेंसेस कहीं ना कहीं उन पर्सनालिटी ट्रेट्स की वजह से हैं जो मैचअप नहीं हुए, और नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने समझे भी नहीं बिल्कुल कि मैच करने कहाँ थे। बिल्कुल। तो जहाँ हम कहते हैं कुंडली को मिलाना एक तरह से रिचुअल सा है कि शादी से पहले कुंडली को मिलाएं, उसी तरीके से हमें पर्सनालिटी ट्रेट्स या एनएलपी में अगर हम लोग बात करते हैं कि उसमें भी
हम लोग प्रोग्राम्स, मेटा प्रोग्राम्स की बात करते हैं, जो कि छोटे प्रोग्राम हमारे माइंड में रन करते हैं, तो उनको भी हम अगर मिलाते हैं, मिलान कर ले उनका भी, तो शायद हमें अच्छे तरीके से शुरू से ही आगे का समझ में आएगा कि सामने वाले के साथ किस तरह से मुझे डील करना है। Yes, it becomes easy. It becomes easy, है ना? तो चलिए, तो अगर हम इन तीनों चीजों को देख रहे हैं और 4 हम लोग इसके अंदर एरियाज को पकड़ रहे हैं ना, तो अगर हम लोग एक एरिया को पकड़ें, जैसे फाइनेंस, है ना, तो हाउ एस्ट्रोलॉजी के कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या कहाँ कहाँ पर प्लैनेटरी पोजीशंस हैं जहां पर कि फाइनेंस की हमारी इश्यूज आते हैं? मेजरली हम 11th हाउस को देखते हैं, हम सेकंड हाउस को देखते हैं, विच इज गेन, सेकंड इज मनी। अगर हम दूसरी बात करते हैं तो हम 10th हाउस देखते हैं, वो प्रोफेशन है, 7th हाउस बिजनेस है, 6th हाउस आपका सैलरीड लोगों से रिलेटेड, कि आप किस प्रोफेशन में जाने वाले हो, ठीक है। बाकी 5th एजुकेशन एंड 9th आपकी हायर एजुकेशन, वो चीजें, इनके कनेक्शंस देखने के बाद में हमको समझ में आता है कि भाई कौन से एरिया है जिनके अंदर आप जाएं तो यू कैन अर्न बेटर। प्लस कई बार ऐसी भी चीजें हैं कि लाइक बड़ा अजीब सा एक एग्जांपल है, इंटरेस्टिंग, कि हम देखते हैं 10th हाउस हमारा जो है वो ऐसे अफ्लिक्टेड है कि जहां पर हमें ऐसा नजर आ रहा है कि 10th का कॉम्बिनेशन 6th के अफ्लिक्शन से इस तरीके से बन रहा है, जो 6th हमारा होता है रोग ऋण शत्रु का हाउस, एंड इट इज गेटिंग कंबाइंड और अफ्लिक्टेड विद द 10th हाउस। तो उस तरीके से हमारे सोचने के 2 कंसेप्ट हो सकते हैं। यूजुअली देखा जाए तो हमें लगता है कि आप प्रोफेशन में घुसोगे तो आप कन्फ्रंट करोगे रोग ऋण शत्रु, 6th हाउस एक्टिवेटेड हो रहा है आपका और कनेक्शन में जा रहा है, एफ्लिक्टेड हो रहा है। और वहीं हम दूसरी चीज अगर इसको पकड़े तो हम अपने प्रोफेशन ऐसे ऑप्ट कर लें, रोग डॉक्टर, ऋण आप बैंकिंग में चले गए, ठीक है, शत्रु आप डिफेंस ज्वाइन करें तो वो आप कमाने के लिए उन्हें कन्फ्रंट कर ले, बजाय इसके कि आप अपने किसी प्रोफेशन में जाके उनसे इम्पैक्ट होते। तो हम चैनलाइज कर रहे हैं, हमने देख लिया हमारा चैलेंज किस एरिया के अंदर है, राइट, लेकिन हमने क्या किया कि वो पर्टिकुलर एरिया एक्टिवेटेड है और अगर हम पर कुछ इम्पैक्ट डालने वाला है तो हमने उस एनर्जी को ऐसा चैनलाइज कर लिया कि नेगेटिव इफेक्ट ना हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर आज की डेट में कहूँ कि फाइनेंस के ग्राउंड पे ऐसी कुछ ट्रांजिट्स आ रही हैं जिसमें मुझे लग रहा है कि आपका लॉस होने वाला है, या कुछ लिक्विड मनी है जो स्टकअप हो सकता है कहीं पर, इट्स बेटर दैट यू इन्वेस्ट दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ मनी ऑन योर वाइफ्स नेम। आप ऐसे सेफ एरिया में उसको डाल दीजिए कि जो बिगड़े नहीं, डिस्टर्ब नहीं, अब मैं खाली हूँ, अब लूट लो मुझे लाइक बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो आज की तारीख में बाहर पैसा पार्क करते हैं दूसरी कंट्रीज में, तो ऐसे ही आप अपने घर में भी जो है दूसरे हाउस में या वाइफ के पास में आप उसको पार्क कर दें, एंड इन दैट वे यू कैन सेव दैट आल्सो। बट अगर इसी को अगर हम लोग फाइनेंस को ही से अपन लाइफ कोचिंग के हिसाब से देखते हैं या एनएलपी के हिसाब से देखते हैं, तो वहां पर कौन से ऐसे बिलीव्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं फाइनेंस के साथ में हमारी ट्यूनिंग अच्छी नहीं बनाते हैं? एनएलपी और लाइफ कोच के लिए आई थिंक अगर मैं चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे प्रोफेशन हो, फाइनेंस हो, सबकी बात करूं तो हर जगह पर एक जो कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी शायद ग्रोथ हो नहीं पा रही है, वो कम्युनिकेशन है। व्हाट आई फील एवरीवेयर, अगर आप रिलेशनशिप में बोलें डिस्टॉर्टेड है बहुत कम्युनिकेशन, सॉर्टेड नहीं है तो बात नहीं पहुंच पा रही है। अगर हम बात करें कि हम चाहे बिजनेस में हैं, चाहे हम सैलरीड हैं, हम अर्निंग की बात कर रहे हैं, हम अपने अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आने वाले वक्त में प्रमोशंस हो, फास्ट हो, करियर पाथ हमारा इतना सॉर्टेड और स्मूथ हो, हर जगह आपकी डीलिंग कहाँ है? क्लाइंट से है। यू आर गोइंग इनटू द मार्केट, यू आर मीटिंग न्यू पीपल, एंड यू शुड बी सो सॉर्टेड दैट यू शुड बी एबल टू कन्वे योर थिंग्स प्रॉपरली। वो जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो वो पहुंचे, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और उस कम्युनिकेशन को सॉर्ट करने के लिए आई थिंक ये 2 टूल हैं जो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। क्योंकि हम घूम फिर के आते हैं तो कम्युनिकेशन में क्या चीजें हैं कि आप कहीं ना कहीं लीडरशिप स्किल्स हो गई, मोटिवेशन हो गया, कन्विंसिंग पीपल कि आप अपनी बात रख पा रहे हैं, इवन प्रेजेंटेशन शुड बी सो ब्यूटिफुल कि इंसान उसे देख के अट्रैक्ट हो ही, क्योंकि आजकल मार्केटिंग वाले लोग हैं, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें आई थिंक एनएलपी एंड लाइफ कोच, दीज आर द 2 थिंग्स
which are actually developing those traits into you, where these are helping you to upgrade yourself in the profession. और फाइनेंस ऑटोमेटिकली उसी के थ्रू आ रहे हैं. बाकी फाइनेंस में तो फाइनेंस मैनेजमेंट है लेटर ऑन. हाँ, बाकी बिल्कुल. तो फाइनेंस को भी लेके अगर हम बात करें कि कई लोगों की ना पैसे से बड़ी दुश्मनी होती है. ये कौन लोग हाँ, तो पैसे से दुश्मनी ऐसा होता है कि वो चाहते तो है अंदर से कि हमें मिल जाए, लेकिन हम मांग नहीं सकते, हम किसी को कह नहीं सकते, या हम डिमांड नहीं कर सकते. उनसे पूछा जाता है कि आप सैलरी के लिए कितना एक्सपेक्ट करते हैं. नहीं सर, आप जितना दे दोगे उतना. वेरी ट्रू. ठीक है. तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि वहां पे लाइफ कोचिंग किस तरह से हेल्प कर सकती है? तो सबसे पहले पैसे से आपकी रिलेशनशिप बड़ी डिस्टर्ब्ड है जिसे आप अपना नहीं मान पा रहे हैं. तो ये कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से या तो आपके पास चैलेंजेस रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मतलब जो चीजें आपके अपब्रिंगिंग में आपके दिमाग के अंदर आपके लिमिटेड बिलीफ के तरीके से डेवलप हो चुकी हैं, ये उसका रिजल्ट है. क्योंकि क्यों कुछ चीजों में बहुत कॉन्फिडेंट है और कुछ चीजों में बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है. रीजन बिहाइंड उनसे हमारा जो कन्फ्रंटेशन हुआ है वो इजी नहीं रहा है कहीं ना कहीं. तो ये जो लोग जो नहीं मांग पा रहे हैं, जो नहीं बोल पा रहे हैं कि मुझे भाई मैं इतना पैकेज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरी मेहनत का ही तो आप देंगे. हाँ, वो जो नहीं मांग पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनका फाइनेंस से रिलेशनशिप डिस्टर्ब है, बिकॉज वो इजीली अप्रोचेबल उनके लिए लाइफ में अभी तक रहा नहीं. और घूम फिर के बात वही होता है, क्योंकि हम चाहे मतलब हम ट्रेड्स को उठा लें या न्यूरो साइंस की भी बात कर लें, सब चीजों की, तो यू हैव टू अट्रैक्ट द थिंग्स इन योर लाइफ एंड फॉर दैट यू नीड टू चेंज मेंटली इनसाइड. आपको अपने अंदर उस बदलाव की जरूरत है जहां उसे इजी अप्रोच में अपनी तरफ आप अट्रैक्ट कर पाए. तो मैंने वही कहा ना, घूम फिर के रिलेशनशिप है, चाहे वो रिश्तों से है, प्रोफेशन से है, चाहे फाइनेंस से है, चाहे हेल्थ से है. हमारा अपना कनेक्ट इन चीजों से, हमारी अपनी रिलेशनशिप इनसे कितनी सॉर्टेड है, वो ही उतनी स्पीड से इसे हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे. अगर वो सॉर्टेड नहीं है, देन इट ऑलवेज लुक्स अ ड्रीम अफार. बिल्कुल सही. तो अभी आप जैसे अभी जिन जनरेशन के साथ अभी आप काम कर रही हैं, या उसमें से ऐसे कौन कौन से इश्यूज हैं जो बहुत प्रोमिनेंटली आपके पास में आते हैं? एंग्जाइटी के तो आजकल बहुत ज्यादा है. एंग्जाइटी इश्यूज हैं, और जो यंगस्टर्स में भी हैं, और जो मैरिड लोगों में भी हैं, जो सब में हर एज ग्रुप के अंदर है. तो एंग्जाइटी इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, और वो कहीं ना कहीं घूम फिर के इन्हीं चीजों की वजह से है कि आपका अपनी पर्सनालिटी में बिलीफ सिस्टम क्या है. और घूम के बात वहीं आ रही है कि लिमिटिंग बिलीव्स कि आज कोई भी बच्चा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है, हम उसको स्ट्रेंथ तो कम दे रहे हैं, डरा ज्यादा रहे हैं, फियरफुल चीजें ज्यादा दिखा रहे हैं, कि हम पहले उसको जो चीजें मना है वो तो पहले बता देते, ये नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये रिस्की है, ये डेंजरस है. तो हमने उसे पूरा ऑर्डिनरी बनाने के लिए तैयार कर लिया है क्योंकि हमें पता भी नहीं है क्या ट्रेड्स लेके आया है. क्या ये कोई सुपर नेचुरल क्वालिटीज भी लेके आया था जिनके लिए बहुत परफेक्ट है, और जिनके लिए आई थिंक हर कोई आदमी कुछ ना कुछ निराला लेके आया होता है. ये जितने मुझे लगता है ऑर्डिनरी लोग घूम रहे हैं, ये वो है जिन्होंने उस चीज को टैप नहीं किया जो उनमें बेस्ट थी, और इसलिए नहीं किया क्योंकि डरा दिए गए थे कि वो नहीं करना है जो कोई नहीं कर रहा, वो करिए जो सब कर रहे हैं. बिल्कुल. तो आपको कुछ तो मिल जाएगा, कुछ तो मिल जाएगा, बाकी में तो रिस्क है, मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो ये फियर ड्रिवन लाइफ चल रही है, और ये लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से वो चीजें सरफेस ही नहीं करी हैं जो हमारे अंदर ऑलरेडी थी अच्छी. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर जिन हाई अचीवर्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने एक स्टेज के पे आने के बाद कई जगह पे ऐसी जॉब्स में सक्सेस देखने के बाद भी, या हाई अचीवर्स बनने के बाद भी सडनली रुक के सोचा है कि जो मैं कर रहा हूँ मैं एंजॉय क्यों नहीं कर रहा हूँ. मुझे मजा तो आ नहीं रहा है, पैसा भी आ रहा है, पर पैसे से भी मजा नहीं आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्या है. तो वहां उन्होंने रुक के अगर सोचा है कि वो कौन सी चीज है जो मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करता हूँ, और उसमें उन्होंने रीस्टार्ट किया है, दे बिकम मोर सक्सेसफुल आई थिंक. तो मतलब एक तरह से जो हम लोग कहते हैं कि जो है आफ्टर 40 जो है एक नई लाइफ शुरू होती है, ठीक है ना, और 40 को एक क्रिटिकल एज
भी हम लोग मान के चलते हैं। और वहां पे कुछ लोग हैं जो इसको रीथिंक करते हैं, रीइन्वेंट करते हैं खुद को, कंसिडर करते हैं, है ना। और जिसके बाद में फिर वो एक नया जीवन, एक नई लाइफ शुरुआत करते हैं जो उनको आगे तक लेके जाती है। और मैं भी उनके जो उन्होंने कभी डर की वजह से नहीं किया था, वो अब जो है उस चीज को कर लेते हैं। लाइफ स्पैन काउंट कर लेते हैं ना कि आधी से ज्यादा गई। 70 ही एक्सपेक्टेंसी है आजकल, तो आधी से ज्यादा गई, अब निकल गई। पता नहीं कब निकल जाए। बिल्कुल, वो 70 भी है। 70 का तो सिर्फ एक तरह से ना फाइनेंशियल तौर पे अगर हम देखें तो एनालिसिस में हम लोग उसको एक एज का नंबर मान लेते हैं, लेकिन उससे पहले कब चले जाओ आज की तारीख में तो कोरोना ने तो वो नंबर भी हिला दिया। वो भी हिला दिया। वो सारे के सारे जितने भी हम लोग पैरामीटर्स है ना, उस चीज को उसने हिला दिया है। तो फिर उसको लगता है कि आज जितना भी दिन अब रह गए हैं उतने दिन तो एटलीस्ट वो काम करूं जो मेरे को अच्छा लगता है और उसी में हम लोग एंजॉय करें, है ना। तो ये कि अगर मैं आपकी लाइफ से बात करूं तो ऐसा कहाँ पे क्या क्या एक्सपीरियंस किया है और हाउ एस्ट्रोलॉजी actually gives you some validation on जो भी आपने जैसा भी आपने अभी तक की लाइफ को देखा है उसमें। अब मेरा रोड मैप तो बड़ा ही घूम के आता हुआ है, बिकॉज ये जो निकल रहा है अभी, तो ये इसीलिए निकल रहा है, ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। बिल्कुल। तो मेरा हमेशा ये था कि जैसे कि MBA किया मैंने और ह्यूमन रिसोर्स में किया, और बड़ा क्लियर था कि नहीं करना था मुझे। ये क्लियर था। तो और उसके बाद जॉब की, सबसे पहले तो एक आरओ सिस्टम्स की कंपनी थी, उसमें करी। उसके बाद में बैंकिंग में गए, 6-7 साल बैंकिंग करी, वो भी नहीं करनी थी। कोई पूछता था कि क्या प्रोफेशन करना है, मैं कहती थी कुछ भी करना है, बट ये नहीं, बैंकिंग में नहीं जाना है। उसमें भी गए, वो भी एक्सपीरियंस किया। और उसके बाद में गारमेंट लाइन में 13 साल निकाले हैं। जिसका ये था कि हाँ, कपड़े का भी मुझे, मतलब जो मुझे खरीदने का भी शौक नहीं, वो मैन्युफैक्चरिंग में कूदे हम। तो 13 साल वो किया है। 5 साल रेस्टोरेंट का काम भी किया कि ये ड्रीम था कि हाँ चलो रेस्टोरेंट चलाना है एक, तो वो भी किया। तो ये सारी चीजें घूम घूम के आए हैं। और आने के बाद जब ये रियलाइज हुआ है तो ये आया कि ऑकल्ट साइंस में कहीं ना कहीं, साइकोलॉजी हो गई, ऑकल्ट साइंस हो गई, फिलॉसफी हो गई, ये मेरे इंटरेस्ट के एरियाज हैं। और जो एंजॉयमेंट या जो कंटेंटमेंट इन्हें पढ़ते हुए, इनके बारे में बात करते हुए मुझे फील हुआ, किसी प्रोफेशन में नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसका एक थोड़ा सा जो क्रेडिट है वो जाता है बुद्धिज्म को, बिकॉज आई वाज अ बुद्धिज्म प्रैक्टिशनर फॉर 10-12 years। हाँ, ये भी 10-12 साल तक ये भी किया। तो जब वहां जाकर वो बेसिकली बुद्धिज्म कंसेप्ट्स पढ़े, समझे, उनकी एप्लीकेबिलिटी देखी, स्पिरिचुअलिटी को समझा, और उसके साथ साथ बुद्धिज्म भी और जो नॉर्मल अपना हिंदुइज्म है उसमें भी थोड़ा मैंने जंप मारी, क्योंकि पूजा पाठ की मेरी बचपन से आदत थी, 7 साल की उम्र से ही, व्रत रखना, नवरात्रे एंड ऑल दीज थिंग्स। तो उसको पढ़ना और उसको भी समझना शुरू किया। तो शायद एक तो जहां बुद्धिज्म में गए वहां से, क्योंकि बुद्धिज्म इज वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है, ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी कह सकते हैं एक तरीके से। वहां से मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल वर्ड से अबव ये जो चीजें हैं, एस्ट्रोलॉजी हो गई, फिलॉसफी हो गई, साइकोलॉजी हो गई, NLP हो गई, लाइफ कोच हो गया, ये मेरे इंटरेस्ट के एरियाज हैं जिन्हें मैं एंजॉय कर रही हूँ। क्योंकि वहां भी लेक्चर्स देते हुए आई मतलब एंजॉयड अ लॉट, which I was not enjoying in the banking field। कि मुझे वो पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा था कि ये फंड्स कहाँ से आए और कहाँ चले जाएंगे। ये समझाने में मजा आ रहा है कि ये स्टेबल नहीं है, ये आए हैं, ये जाएंगे, आप स्टेबल हो जाइए, सब रुक जाएगा। चीजें आप रीअट्रैक्ट कर सकते हैं लाइफ में। तो स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड हियर within yourself। So that is very you can say wisdom that you have got after working so much and so a variation of the profession, और उन सबको करने के बाद में that you got this। So how what will be the अगर मैं जानना चाहूँ कि एक planetary positions है
जिन पे अगर ऑकल्ट की बात करें या साइकोलॉजी की बात करें या आपका इंटरेस्ट की बात करें, was there in the astrology, was there in your kundli? Regarding ki I will get attracted to these professions, yes, it is there. Yes, it is there. Yes, but after a certain age, okay, there was a shift of profession which was quite visible in my chart. Okay. तो वो अब जब मैंने देखना शुरू किया तो भी मैंने देखा, लेकिन उससे कुछ साल पहले मुझे किसी ने बताया था तो मैंने इतना सीरियसली लिया नहीं था. आई वाज क्वाइट हैप्पी इन माय दोस प्रोफेशंस की आंटी के चल रहे हैं क्या करना है. Okay. तो और ये प्रोफेशन है ऐसे जो सुन के डर लगता है. कि इतने इजी नहीं लगता है. हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो इट्स वास्ट yes. साइकोलॉजी, एनएलपी, लाइफ कोच, इनके कोई और छोर ही नहीं है. आप जितना पढ़ते चले जाओगे उतना आपको और आगे पढ़ना ही होगा. आपको मजा भी आएगा बिल्कुल, बट देयर इज लॉट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, और कभी खत्म होने वाले सब्जेक्ट्स नहीं है. तो जब सुना था तो मुझे नहीं लगा था कि ये मेरे करने की चीजें हैं, ये मुझसे कभी नहीं होंगी. लेकिन जब ऐसे ही एज अ हॉबी मैंने इन्हें पकड़ा कि चलो ठीक है, देखते हैं, एक बार करके देखते हैं कि हॉबी कौन है, और देखा, समझ लेते हैं. उसके बाद जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ वो बाकी चीजों को पीछे छोड़ गया. कि दिस इज समथिंग एंड नॉट समथिंग. आई थिंक दिस इज द सेंटर. दिस इज द सेंटर. अगर आप ये चीजें समझ ले रहे हो, और घूम फिर के मुझे ऐसा लग रहा है आफ्टर कोरोना पीपल हैव बिकम सो वाइज अबाउट इट कि वो समझ रहे हैं कि इन चीजों की इंपॉर्टेंस है क्या है. एस्ट्रोलॉजी को भी प्रॉपर वे में समझ पा रहे हैं अब. जो पहले सिर्फ ये होता था कि लोगों की शादियां तो पत्री मिला ली, बाकी कुछ नहीं जानना है. बच्चा हुआ है, कुंडली बन गई है, और शादी हो रही है तो पत्री मिला लो, और उसमें भी मिला क्या लो, मिलवा दो. कैसे भी मिलवा दो. वही जोड़ तोड़ करके भैया ऐसे कर उसमें ले दे के होता था कि कैसे मिल जाएगी. मतलब इसमें भी ब्राइबरी चलती थी कि आप करके इसको मिला दो यार, चलो छोड़ो परे. मैं अभी पुरानी कुछ पत्रियां कई लोगों की उठा के देख रही थी, जिन लोगों की कुछ डिस्टर्बेंसेस थी शादियों में भी, तो मैं देख रही थी ये टाइम ही नहीं थे मैरिजेस के. जिन टाइम में ये हो गई हैं, आई थिंक इफ यू वुड हैव वेटेड तो ये शायद कुछ बेटर चीजें आती. लेकिन वो यार फैमिली ने बोला अभी निकल गए मुहूर्त. तो कहते हैं नहीं साहब, कुछ ऐसा करके उसको क्या कहते हैं, कुछ उपाय करके कुछ आप बता दीजिएगा, हम लोग कर लेंगे, बट आप ये शादी अभी करवा दीजिए. तो अभी तक का उपाय पंडित बता दीजिए. कहते हैं बाकी आपकी गारंटी. आपकी गारंटी. शादी तो करवा देंगे, उसके बाद आप ले लिया. शादी तक कुछ नहीं होगा, उसके बाद जो आपकी गारंटी है. ये भी एक है. और इसके साथ अगर हम देखें उपाय को, जब हम लोग सुनते हैं और सब पंडित या सब लोग जो हैं उपाय बताते हैं, तो व्हाट is your view on those remedies, those उपाय, तो वो किस तरह से काम करते हैं? काम मतलब वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से काम करते हैं या कुछ उसके पीछे लॉजिक भी है? आई थिंक एक तो इसमें दोनों ही कॉम्बिनेशन होने चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जब भी जाके हम बात करते हैं कि रेमेडीज क्या हैं, तो रेमेडीज यही निकल के आती कि हमने कलर रेमेडी कर ली है, हमने स्टोन रेमेडीज कर ली हैं, और वो इस बेसिस के ऊपर होती कि वही प्लेनेटरी चार्ट है, वही आपके 7 और 9 ग्रह हैं. अब वो किस तरीके से मूवमेंट उनकी हुई, या किस तरह उनकी पोजीशनिंग थी जब आप पैदा हुए हैं, क्या स्ट्रांग था, क्या नहीं स्ट्रांग था, क्या एफ्लिक्टेड था, क्या अस्त था, क्या कमजोर था, तो उन ग्रहों की पिक्चर आपके नेटल चार्ट में बनी हुई है. और वो बता रही है कि कौन से ग्रह हैं जो आपको पावर दे रहे हैं और कौन से हैं जो आपको कमजोर बना रहे हैं. तो जब कमजोर ग्रह की बात आती है तो एस्ट्रोलॉजी में यूजुअली रेमेडीज या तो पूजा पाठ की होती हैं, या आपकी बेसिकली स्टोन्स की हो जाएंगी. जेम स्टोन्स पहना दिए. तो जेम स्टोन्स इज लाइक कि आप ये समझ लीजिए कि आपके अंदर B12 की डेफिशिएंसी है, तो आपने गोलियां खानी शुरू कर दी है, तो भर रही है. तो उस तरीके से वही है कि हमने मर्करी की बात करें तो हमने एमरल्ड पहन लिया है, सन की बात करें तो हमने रूबी धारण कर लिया है. तो वो बेसिकली उनकी जो भी कुछ हमें लग रहा है कि वो वीक हैं, तो उन्हें स्ट्रेंथ देगा. और कहीं ना कहीं जिन हाउसेस से वो रिलेटेड हैं वो हाउसेस एक्टिवेट होने लगेंगे और थोड़ा इम्पैक्ट कम होगा. लेकिन घूम फिर के बाद फिर वही चीज की है कि आप वो पहन तो रहे हैं, लेकिन हर चीज में सबसे पहले इंटेंशन बहुत जरूरी है. किस फेथ, किस बिलीव के साथ आप उसे पहन रहे हैं, और पहनने के बाद आप अपना थॉट प्रोसेस क्या रखने वाले हैं.
क्योंकि हम कुछ भी उठाते हैं हम तो घूम फिर के आते हैं ना, कर्म प्रधान, कर्मा इज सुप्रीम। हिलोगे नहीं तो जिंदगी तो नहीं बदलेगी। मैं कहूँ आप ये पहन के एमरल्ड घर में बैठ जाइए, कहीं मत जाइए, कोई काम मत करिए, कुछ मत पढ़िए, कुछ नहीं बदलेगा। बुद्धि का कारक है, ठीक है, प्रोफेशन का कारक है, लेकिन उन एरियाज में आपको काम भी तो निकल के करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये तो स्पिरिचुअल अप्रोच हो गई है कि हमने पूजा पाठ भी बता दिया, हमने स्टोन थेरेपी, कलर थेरेपी सब बता दी, उसके साथ में कर्म कहाँ है। तो मेरे ख्याल से यहाँ ये कॉम्बिनेशन में आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि ये कुछ कुछ चीजें जो आपको अपने अंदर बदलनी है। अगर मैं बोलूं कि कम्बस्ट है मर्करी, राइट, ठीक है, या स्ट्रेंथ नहीं है, तो वही बात है कि आपको दिमाग पे काम करना है, आप इसे सॉर्ट करना है इसको। तो वो फैक्टर्स तो निकालो जो रोक रहे हैं, तो उनमें प्रैक्टिकल अप्रोच इनकी आती है, दीज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की। आपने लाइफ कोच जो है आपने कंसल्ट किया है, लाइफ कोच से किया है आपने, आप एनएलपी के टेक्निक्स में गए हो, उनसे समझा है अपने को कि हाँ ठीक है मरकरी तो है, ठीक है, जुपिटर है, मरकरी है, ये है, स्लो डाउन, बट द पॉइंट इज कौन सी एरियाज को ये इफेक्ट कर रहे हैं, किस चीज में मुझे रोक रहे हैं, कौन सा ट्रेट है जो डेवलप कर रहे हैं, जो मुझे बदलना है। तो ये कॉम्बिनेशन आई थिंक कैन वर्क आउट क्वाइट बेटर। तो अगर मैं यूं बात करूं, जैसे अभी आपने बात की कि जो प्लैनेटरी पोजीशंस है उससे जो भी हमें डैमेज हो रहा है उसके बेस के ऊपर में अगेन हमारे कुछ रेमेडीज होती हैं, कुछ उपाय होते हैं, वो स्टोन्स के फॉर्म में भी होती हैं, वो पूजा पाठ के फॉर्म में भी होती हैं, और जो कुछ एक एक्टिविटीज के तौर पे भी होती हैं, जैसे कि आप दान करिए या कहीं पर भी आप चढ़ाइए, पैसा चढ़ाइए, या जो भी है आप मछलियों को दाना दीजिए। तो इस तरह के उपाय हैं, लेकिन अगर वो भी उपाय बेसिकली आपको ये उपाय तो करने पड़ेंगे, बट उसके साथ साथ में जिस जगह पे दिक्कत आ रही है उस जगह पे भी आपको काम करना पड़ेगा। तो अगर रिलेशनशिप में अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, उसके लिए अगर आप इन चीजों का उपाय कुछ कर रहे हैं, तो उसमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे रिलेशनशिप में। ट्रू, बिल्कुल। और वही चीज प्रोफेशन में भी होगी। हाँ। तो प्रोफेशन में भी ऐसा नहीं कि आप जैसे आपने बताया कि रूबी पहन के घर पे बैठ जाओ तो वो आपके सब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए भी आपको पहन के एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, देखोगे नहीं कि उसमें से वर्किंग क्या है, देन इट इज ऑफ नो यूज, है ना। तो इसमें आपने एक थॉट्स की बात की कि आपके थॉट्स कैसे हैं, है ना। तो थॉट्स किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं लाइफ को, अगर हम बात करें तो? आई थिंक सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जैसे हम न्यूरोसाइंस भी थोड़ा थोड़ा, अगर सब लोग आजकल साइकोलॉजी न्यूरोसाइंस समझते हैं, तो सबसे पहले तो ये मिथ बड़ी क्लियर हुई है कि हम ये सोचते थे कि ये कुछ चैलेंजेस है मेरी पत्रियों में आए हैं, तो ये मुझे कन्फ्रंट करना और इनमें मेरे साथ यही होना था। चैलेंजेस है पत्री में आए हैं, पर विक्ट्री डिफीट नहीं लेके आए हैं। ये नहीं लिखवा के लाए हैं कि इसमें आप सक्सेसफुल हो जाओगे या डूब भी जाओगे। वो बता रहा है कि ये एरिया कमजोर है, इसमें चैलेंज आएगा आपको, लेकिन हैंडल कैसे करना है, तो उसको आपको खुद से हैंडल करना है, उसको आपको सोचना है कि आप क्या चीजें बदलनी है। तो अब वही हम बात करते हैं अगर साइकोलॉजी की, न्यूरोसाइंस की, तो यहाँ ये इनका थोड़ा सा कंसेप्ट बड़ा डिफरेंट है। ये कह रहे हैं कि सिचुएशन जो आपके एनवायरनमेंट के अंदर, ये आपके थॉट पैटर्न्स की वजह से ज्यादा बढ़ रही है और बन रही है। ओके। बन ही उनकी वजह से रही है, ठीक है। मान लिया आज कोई इंसान है जो मुझ पर चिल्लाया, ठीक है, उसने मुझ पर सीखा। अब मेरा सोचना है मुझसे सब बदतमीजी करते हैं, ये मैंने लाइन बना दी। प्लस ये इंसान बुरा है, ये भी बन गया, ये एक एक्सपीरियंस में बन गया, जबकि इट माइट बी पॉसिबल ये एक माइनर एक्सपीरियंस था, सिचुएशनल, राइट। मेरा थॉट उसमें इतनी एनर्जी डाल रहा है कि वो उसे बढ़ाते जा रहा है। अब जब वो इंसान आएगा, आई विल बी रेडी फॉर द बदतमीजी। वो सोच के भी नहीं आया कि उसे करनी है, मैं बुला रही हूँ कि आइए और कीजिए। और ये चीज हम मान नहीं रहे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा फियर ड्रिवन थे। हम हर चीज के अंदर फियर ड्रिवन ज्यादा हैं कि जो एक इंसिडेंट हमारे साथ हो जाता है, हम उस पर इतना डर जाते हैं, हम उसे कट ऑफ करने की कोशिश नहीं करते हैं थॉट्स को चैनलाइज करके। हम क्या करते हैं, हम उसमें एनर्जी पास ऑन करते हैं
और उसको और एग्रीवेट करते हैं। जैसे एक मैं बड़ा स्टूपिड सा एग्जांपल देती थी सबको, ऐसी यंगस्टर्स को बड़ा इंटरेस्टिंग सा, मैंने कहा फॉर एन एग्जांपल यू आर रेडी फॉर द मैरिज एंड सडनली आप किसी जगह पर गए हो, किसी गैदरिंग में खड़े हो। अब आप यहाँ खड़े हो और आपसे 2 हाथ के डिस्टेंस पे एक इंसान खड़ा है हु इज नॉट वेरी गुड लुकिंग और आपको स्टेयर कर रहा है, घूरे जा रहा है। और दूसरा 10 कदम की दूरी पे कोई एक बहुत स्मार्ट इंसान खड़ा है, आपको बड़ा पसंद है, सामने एक दरवाजा है और वो वहां खड़ा हुआ है। मैं कहा आप सही बताइए, आप इससे बचना चाहते हैं, उसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप किसकी तरफ पर ज्यादा देखते हैं? इधर की चला जाए, ये ना मिले, ये ना मिले, क्योंकि हमें नेगेटिव सोचने की आदत होगी। पूरी एनर्जी क्या जाती है, ये ना आ जाए, ये मुझे क्यों घूर रहा है, ये मुझे क्यों देख रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए। नजर जा रही होती है, बस ये भी ध्यान रहता है कि ये कहीं घूर तो नहीं रहा, फिर तो नहीं घूर रहा है। हाँ। और वो वाला जो है उसे देख के बार बार फीलिंग क्या आती है, मिल सकता है क्या, कोई पॉजिटिव वो डाउट, मिल सकता है क्या, दरवाजा ये तो भी चला ना जाए, इधर भी नेगेटिव है उधर भी नेगेटिव है। फाइनली होगा क्या, ये तो हमें हाई कर देगा क्योंकि हमने इतनी एनर्जी डाल दी है इसमें, अट्रैक्ट कर लिया। उसमें बिल्कुल नहीं डाली और नेगेटिव डाली तो वो चला गया। अब मैं इन 2 लोगों को नाम दे दूं तो ये था रियलिटी, वो था ड्रीम। तो रियलिटी भयानक है, हमें पता है, पर इतनी एनर्जी हम उसमें उसे प्रैक्टिकल, ऑथेंटिक, क्लोज, रियल ये सब मान के इतनी एनर्जी उसमें डाल रहे हैं कि वही अट्रैक्ट हो रही है हमारी तरफ। दूसरा जो था वो था ड्रीम, उसको हमने कोई पानी नहीं दिया, कोई एनर्जी नहीं दी, कोई नाश्ता नहीं कराया, वो चला गया, वो आया, दिखा और चला गया। अब यहाँ पर साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस कहते हैं जरा एनर्जी चैनलाइज करिए, ये नहीं चाहिए तो घूर क्यों रहे हो आप इसको, छोड़ दो इसे। वो आपको घूर रहा है, ठीक है, आप क्यों घूर रहे हो जब आपको नहीं चाहिए? आप अपनी आंखें उधर करो और उसे घूरते जाओ और इस तरफ ऐसे कर दो कि मुझे ये दिख ही नहीं रहा है, ये मुझे देख रहा है, देखता रहे, मैं नहीं देख रही हूँ। ये चैनलाइजेशन जो है वो जरूरी है और यही थॉट स्विच करने वाली चीज है और यही थॉट हमारे रिजल्ट्स निकाल के ला रही है। ये जो मैंने अभी बोला ना, ये अट्रैक्ट होके पता चलेगा इससे शादी हो गई है फाइनली। तो अगर हम देखें कि थॉट्स जो हैं वो बहुत सारा हमारा डू वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हमारे थॉट्स चल क्या रहे हैं? एक्चुअली हम काम ही नहीं करते तो हम समझेंगे कैसे? क्योंकि सबसे पहले तो एक बहुत सबसे बेसिक टेक्निक जो है इनको पकड़ने की, वो कोई आज अब शायद लोगों ने शुरू किया, दैट इज मेडिटेशन। कि हम बैठ के कभी अंदर झांक नहीं रहे, और मेडिटेशन सबसे सिंपलेस्ट तरीका है आपको अपने ब्रेन को रेस्ट देने का। क्योंकि आज की डेट में हम कुछ भी काम करते हैं, हमारी बॉडी तो आराम करती है, हम रात को सोते हैं, हम 6 घंटे 8 घंटे, कई लोग 12 घंटे की भी नींद अपनी पूरी करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी फिट होनी चाहिए, अच्छे दिखने चाहिए, सुंदर दिखने चाहिए, यूथ ना चला जाए, उस पर पूरा काम है। लेकिन नोबडी अंडरस्टैंड ब्रेन इज नेवर स्टॉपिंग, ये रुक नहीं रहा है, इट्स ऑलवेज वर्किंग। क्योंकि हम जो बात करते हैं कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज एक्टिवेटेड, कॉन्शियस ही रात को सो रहा है, सबकॉन्शियस आपकी ब्रीदिंग को भी कंट्रोल कर रहा है, चला रहा है, वो हार्ट को चला रहा है, उसकी पंपिंग चल रही है। क्या वो सोया है? वो कभी नहीं सोया है। तो हम इन्हें रेस्ट ही नहीं दे रहे हैं कभी भी। मेडिटेशन आपके ब्रेन का महीनों में, दिनों में एक 10 मिनट 15 मिनट से 30 मिनट के रेस्ट का सिस्टम है कि जहां ये अपने आप एक बार खुद सांस ले रहा है, दिमाग रुक रहा है थोड़ी देर, बाहर से कटने का मतलब रुक जाना है कि शांति में गया, अंदर चला गया, तो बाहर से कनेक्शन काटा है। और जब ये बाहर से कनेक्शन काटता है तो ये इसका न्यूट्रिशन हो गया, इसने खाना खा लिया। अब ये अंदर झांक के आपको ओरिजिनल चीजें बताएगा, बिल्कुल, कि क्या चल रहा है, आपके ऑर्गन की फंक्शनिंग अच्छी करेगा, आपको मिजरी से, डिप्रेशन से, वरी से, फियर से डिस्कनेक्ट करेगा थोड़ी देर। तो आप सॉर्टेड कंक्लूजन्स निकाल पाओगे, नई पॉसिबिलिटीज आपको अंदर से मिल जाएंगी। बिल्कुल, तो वो हम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे बुद्धा भी बताते हैं कि वो पानी जब डिस्टर्ब्ड है तो आपकी रिफ्लेक्शन उसमें नहीं दिखती है, तो पानी को पहले सेटल डाउन होने दो, रुकने दो, देन यू विल एबल टू सी योर रिफ्लेक्शन इन द वाटर। तो पानी क्लीन लगेगा आपको, गंदा नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल, तो ये अगर हम थॉट्स को भी देखें तो थॉट्स को पहले जानना और जानने के बाद में उस पे काम करना कि हाउ टू चेंज दोस थॉट,
तो उसमें आपको क्या लगता है एनएलपी किस तरह से हेल्प करती है? एनएलपी क्योंकि मुझे लगता है एक तो एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर मैं आज किसी अग्रेसिव इंसान को कहूँ तुम एग्रेसिव हो, वो नहीं मानेगा। तो एनएलपी आई थिंक वो प्लेटफॉर्म लेकर आती है जहां पर ये एक्सेप्टेंस उसमें खुद में आती है, बिकॉज वी पुट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ द पर्सन कि ये चीजें ऐसी ऐसी अकर हो रही है आपकी लाइफ में, इस ग्राउंड पे भी हुई, इस ग्राउंड पे भी हुई, इस ग्राउंड पे हुई, तो यू टेल मी विच ट्रेट यू आर सरफेसिंग एवरी टाइम। बिल्कुल। और शायद हम अपने रिश्तों में, अपने प्रोफेशन में इन चीजों को इतना खुल के एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जहां हम ये सोचते हैं एक तरीके से हमारे सामने डॉक्टर बैठा है और वो डायग्नोसिस कर रहा है और हम इलाज के लिए ही बैठे हैं, तो हम झूठ नहीं बोल सकते पहली चीज। और दूसरा वो डायग्नोसिस से बता रहा है, वो हमें जजमेंट से नहीं बता रहा है। रिश्तों में हमें लगता है जजमेंट से बता रहे हैं, तो हम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ डायग्नोसिस हो रहा है, हम बोल रहे हैं इन सारी चीजों में क्या कॉमन निकला है, जो आपको लग रहा है बार बार 5 चीजों में एक ही चीज आपकी बार बार ऊपर आई, वो क्या थी? तो वो एक्सेप्टेंस आती है। और ये आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त दुनिया में कि एक्सेप्टेंस नहीं है। बिल्कुल। तो चेंज नहीं हो सकता। पहले माने तो सही कि हमें है। मेरे पास जब भी आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो मैं 2 चीजें बोलती हूँ कि 2 चीजें आप करिए, 2 चीजें मैं करती हूँ, तो शुरुआत करते हैं। तो उनको बोलती हूँ कि मेरी तो ये ओथ है कि जो आप मुझसे कह रहे हैं उसकी सीक्रेसी मेंटेन होगी। और दूसरा, आई वोंट जज यू। आप कुछ भी करके आए, मैं आपको जज नहीं करूंगी कि आप अच्छे हैं बुरे हैं क्या है, वो नहीं। आपकी 2 ओथ होनी चाहिए। एक कि आप सब खुल के सारा सच बोलेंगे, और दूसरा कि जो फिर बोला जाएगा उसको पूरा बिलीव रख के आइए कि हाँ 30 दिन अगर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और मैं इनकी बात सुन रहा हूँ, तो 30 दिन मुझे पूरा इनको ट्राई करना है। ऐसा नहीं है कि उस बीच में मैं अपना बिलीफ सिस्टम घुसा दूं, फिर मुझे सरेंडर्ड वे में काम करना है। जब तक ये 2 चीजें आपकी तरफ से 2 मेरी तरफ से नहीं होगी, मैच नहीं हो सकता। तो अगर हम तीनों चीजों की बात करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं बिहेवियर जो है वो बिल्कुल हमारा प्रधान है, और बिहेवियर के साथ में हमारा कर्मा प्रधान है। चलिए, बहुत बढ़िया गुंजन जी, आपके साथ बात करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम दर्शकों से भी बात करें तो उसमें अगर हम लोग कहते हैं कि चाहे लाइफ कोचिंग हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे एनएलपी हो या न्यूरोसाइंसेस हो, तो कहीं ना कहीं उसके जो अंडर है वो है बिहेवियर या पैटर्न, या हमारे कहाँ कहाँ पर हमारे बिहेवियर और पैटर्न्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो जब जन्म से कुंडली बनती है तो उसमें आपकी प्लानिटरी पोजीशंस के साथ में हमको कुछ बिहेवियर हमारे हमको समझ में आते हैं। अब वो बिहेवियर आगे चल के पूरी जिंदगी में हमारे साथ में अच्छा या बुरा करने वाले हैं। और अगर हम उन बिहेवियर्स को आगे से टेम कर देते हैं, आगे से उसको ट्यून कर देते हैं, तो हमारे जो भी रिजल्ट मिलने हैं, जो भी होना है हमारे साथ, वो कहीं ना कहीं हम लोग खुद भी अपने हाथ में अपनी लाइफ को ले सकते हैं। तो उसके लिए लाइफ कोचिंग और एनएलपी कहीं ना कहीं हमको मदद करती है, उसको टेम डाउन करने के लिए, उसको अच्छी तरीके से स्किल लेने के लिए, और जिससे कि हम लोग आगे उन सब जो भी प्रॉब्लम आए उनको किस तरह से हैंडल करें। और जो बिहेवियर हमारा बचपन से था, जिसको हम लोग कहते हैं कि नहीं, जो बचपन से था वो नेचुरल था, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, उस पर भी हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर वो चेंज नहीं होगा तो हमें वो प्रॉब्लम्स ज्यादा बड़ी करके मिलने वाली हैं, और वो उतना ही ज्यादा डैमेज हमारे साथ करेंगे। अगर हम जानते हैं, जान चुके हैं, तो उसके साथ में हम लोग अब स्किल के साथ में उन बिहेवियर्स को टेम डाउन कर सकते हैं, और फिर हम उनको अपनी लाइफ में जो भी नए आने वाले सिचुएशंस हैं उनमें हम लोग उनको यूज कर सकते हैं, और उनके साथ में से बेनिफिट ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सब दर्शकों से ये भी है कि कोई भी क्वेश्चन आपको एस्ट्रोलॉजी, एनएलपी, लाइफ कोचिंग के दायरे में आपको पूछनी है, तो यू कैन राइट अस इन द कमेंट, और हम लोग उनका जरूर
आपके साथ जवाब देंगे। थैंक यू टू यू। थैंक यू।